सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। अनुराग ठाकुर जी स्पोक एक्सटेंसिवली, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण किए उन्होंने, और एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी विशेष टिप्पणी उन्होंने की। पता नहीं उनको डेटा कौन भेज रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर सम सीरियस हार्ड डेटा विद हिम। यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज एक बार फिर संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। 10 फरवरी को बजट सत्र का 7वां दिन था। सदन में आज दिल्ली चुनाव के नतीजे, यूएसएड, जॉर्ज सोरोस, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय, डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया का मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर छाया रहा। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं संसद में दिन भर की हुई हलचल पर हमारी नई पेशकश पार्लियामेंट स्ट्रीट। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया। उन्होंने मांग की कि सरकार अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर सदन में चर्चा करे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कुंभ में भगदड़ की घटना को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में संसद अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर तापमान को अचानक से बढ़ा दिया। पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछ दिया कि क्या हम एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को बंद करने वाले हैं। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली चुनाव के नतीजे को लेकर कांग्रेस पर 0 का रिकॉर्ड कायम करने का तंज कसा। तो वहीं सुप्रिया सुले ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि संसद में जो वो डेटा प्रस्तुत करते हैं वो कौन ला कर देता है। जेपी नड्डा और पी चिदम्बरम की जुबानी जंग भी छाई रही। तय समय 11 बजे से दोनों सदनों में संसद की कार्यवाही शुरू होती है, मगर लोकसभा का माहौल कुछ अलग ही रहता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आसन ग्रहण करते ही भाजपा सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद भाजपा सांसदों ने संसद में ही अपना जयघोष शुरू कर दिया। एक तरफ से देश में मोदी, दिल्ली में मोदी, तो वहीं विपक्ष ने भी इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। खैर, मामला शांत हुआ और प्रश्नकाल शुरू हुआ। सरकार और विपक्ष दोनों के सांसदों ने सवाल पूछे। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सांसदों के जवाब दिए। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सोनिया गांधी ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये योजना यूपीए सरकार में लाई गई थी, जिसे आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना 2011 की जनगणना के आधार पर ही चलाई जा रही है। जनगणना का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब जनगणना को 4 साल से भी ज्यादा डिले किया गया है। The quota for the beneficiaries is still determined based on the 2011 census, which is now well over a decade old. For the first time in independent history, the decennial census has been delayed by more than 4 years. Originally scheduled for 2021, there is still no clarity on when the census will be conducted. The budget allocations reveal that the updated census is unlikely to be conducted this year as well. Around 14 crore eligible Indians are thus being deprived of their rightful benefits under the NFSA. It is imperative, sir, that the government prioritizes the completion of the census as soon as possible and ensures that all deserving individuals receive the benefits guaranteed to them under the NFSA. Food security is not a privilege, it is a fundamental right. Thank you. शून्यकाल में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया।
इसके बाद सदन में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच निशिकांत दुबे ने अपना भाषण खत्म किया। दुबे ने कहा कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही यूएसएड को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये अलग अलग देशों में सत्ता परिवर्तन कराने के लिए ही काम करता है। इसके बाद उन्होंने जॉर्ज सोरोस का लिंक गांधी परिवार से जोड़ते हुए सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला ये है कि यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध हैं? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएसएड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? हेल्पिंग हैंड, फलाह इंसानियत और अहल खिदमत, जिसने कि इस भारत में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ के एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर, इन सारे लोगों की यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच सदन में चर्चा चलती रही। इसके कुछ देर बाद लंच के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अपना भाषण शुरू किया। कांग्रेस सांसद चिदम्बरम ने बजट को पॉलिटिकली ड्रिवन बताया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने उद्देश्य में सफल होने की भी बधाई दी। After going through the budget speech and the budget numbers, I believe there is no philosophy behind the budget. It is obvious that the budget was politically driven. I shall not elaborate upon that, but I congratulate the Finance Minister for achieving one of her objects a couple of days ago. Congratulations, Finance Minister. इसके बाद उन्होंने अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किए गए लोगों का मुद्दा भी राज्यसभा में उठाया। चिदम्बरम ने विदेश मंत्रालय को पिछली बार की तुलना में 3600 करोड़ रुपए कम आवंटित किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या हम अपने एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को बंद कर रहे हैं? In 2023-24, the past year, we allocated 28,915 crore. In the current year, the revised estimate is 25,277 crore, almost 3,600 crore less in the current year.
And for next year, the finance minister is asking for only 20,517 crore. Another 5,300 crore less. I wish the External Affairs Minister is here. I suspect that, and I hope not, I suspect that the Finance Minister is doing a Elon Musk on the External Affairs Minister. Somebody must explain. Are we shrinking our world presence? Are we closing down embassies? Are we closing down consulates? इसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह बुरी तरह से ठोकर खाई है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। A more serious aspect of the MEA. MEA stumbled badly in the last week, and I say that with responsibility. It's now clear that the United States informed India about the deportation. They gave a list of deportees. India verified the list and confirmed that 104 or so names are Indian citizens. So this was not a surprise to us. It was a surprise to the rest of the people. The deportation was known to the MEA. The External Affairs Minister met Secretary of State Rubio a few days before the deportation, and that was all published in the newspapers. I asked the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012. If he knew about the SOP, did he protest the SOP to the Secretary of State of United States? Did he know about the SOP requires them to handcuff, tie the legs with ropes and mask? If he knew about it, did he protest to Mr. Rubio? If he did not protest, why did he not protest? जब राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा के बोलने की बारी आई तो उन्होंने पी चिदम्बरम पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूर्व वित्त मंत्री बजट पर बोल रहे हैं या फिर विदेश मंत्रालय पर। मुझे आश्चर्य होता है कि ये सवाल उन्होंने 2009, 12 या 13 में क्यों नहीं पूछा जब वो खुद भी मंत्री थे। The clarifications were given. मैं आज फिर इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, जागे तो 2025 में जागे। इसके बाद जेपी नड्डा ने एसओपी बताते हुए कहा कि 2012 से जितने भी लोग डिपोर्ट किए गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही किए गए जैसा कि 2025 में। मैं यहाँ I would just like to say deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement authorities. The standard operating procedure, deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, it is effective from 2012 and provides for the use of restraints. ये restraints में ही 2009 से लेकर के सभी लोग आए हैं और ये 2025 में भी आए हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस प्रकार से वही चांद कभी अमावस्या में चला जाता है, कभी पूर्णमासी में आ जाता है, तो पता नहीं जब अपनी बारी आती है तो अमावस्या में रहते हैं और जब हमारी बारी आती है तो पूर्णमासी में अपने पूरी चांदनी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है। जेपी नड्डा के जवाब के बीच डीएमके सांसद तिरुचि शिवाजी उन्हें बार बार टोकते नजर आए तो जवाब में सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें भी बोलने का मौका दिया। I permit very brief intervention by Tiruchi Shivaji. 1 minute. Sir, he gave a clarification that it is happening since 2012 that they are deported in the Air Force flight. But we would like to know whether they are being handcuffed and chained even from 2012. That's what he said.
That's what he said. No, sir. No, sir. He It said has not in happened. He has restraint. not told that. He didn't tell that. The honorable, He didn't tell that. The honorable. He didn't tell that. Happened only this year, sir. One second. Let me clarify. I persuade members of the House, they are very learned, to know about the procedure. Mr. Chidambaram knows it much more than anyone else. The expression used by the honorable leader of the House is very categorical restraint. You know that. And restraint means... Sir, 2009 he said so. He exactly says the same thing. दिल्ली चुनाव की जीत का असर भाजपा के सभी सांसदों के भाषण में दिखा। बजट पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि 12 लाख की आय तक इनकम टैक्स में छूट कभी किसी सरकार ने नहीं दी, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। इसके बाद उन्होंने बजट की आलोचना कर रहे कांग्रेस के सांसदों को अपने रडार पर लिया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर जमकर तंज कसा। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। बजट पर बोलते हुए डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि यह बजट चुनाव से प्रभावित था। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार भी बजट कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए ही लाया गया है। But once again, sir, the NDA's budget favors only the corporates over the common man. The government should have present a budget that prioritizes the needs of the common man. The structural issues plaguing the Indian economy, like unemployment, price rise, and lack of demand in the economy, which have to be addressed by the NDA. So the combination of shrinking employment opportunities and rising costs of essential goods has left the middle class and the lower income households unable to make ends meet. Sir, as the saying goes, you can wake up a person who is really sleeping, but it's very, very difficult to wake up a person who is pretending to sleep. अनुराग ठाकुर की स्पीच पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सूले ने उनसे ये पूछ दिया कि उनको ये डेटा कौन लाकर देता है। आगे उन्होंने कहा कि वो तथ्यों के साथ अपनी बातें रखेंगी, लेकिन विपक्ष की नेता की तरह नहीं, बल्कि विकसित भारत की एक शुभचिंतक की तरह। माय डियर फ्रेंड अनुराग ठाकुर जी स्पोक एक्सटेंसिवली, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण किए उन्होंने, और एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी विशेष टिप्पणी उन्होंने की। पता नहीं उनको डेटा कौन भेज रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर सम सीरियस हार्ड डेटा विद हिम। सर, दिस एंटायर budget and the debt in this country is increasingly daily. आज जो यहाँ सब बैठे हैं ना सर, हर के सर के ऊपर आज कर्जा है, जिसके बारे में दयानिधि मारन जी बोल चुके हैं। मैं और डेटा उसके बारे में ज़रूर आगे बोलूँगी। I just want to share some details, but I'd like to start my speech with congratulating the Honorable Finance Minister for her 8th budget. And we had a lot of hopes because this was her first budget after the victory of the election, because first last year दो किए हमने election के पहले और बाद, but this was one full budget, so we had a lot of expectations from her. But we were clearly disappointed, and I'll put it out in data. I'm not criticizing as an opponent, but as a well-wisher of Viksit Bharat. इसके बाद उन्होंने डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए पर टिप्पणी की और पूछा कि जब बाकी देशों की करेंसी रिकवर हो गई तो भारत की क्यों नहीं हो रही है। Today the price of the rupee is 87.87 today. आज की बात कर रही हूँ। And my very concern is a typical answer will come from this government कि देश में हर देश में ये हो रहा है। Let me correct this government. I am just preempting their explanation that this happened 1 month ago globally after the change in America's dispensation and government. But today Britain has recovered from it. The dollar and the Britain pound has improved against the $1. Singapore has strengthened by 1.0% to the dollar, US dollar to Singapore dollar, and the euro also has strengthened.
So the euro has strengthened, the Singapore dollar has strengthened, and so I'm only giving 3 examples. The Britain pound has done. But India has gone further down. मैं सिर्फ यहाँ किसी पे विशेष टिप्पणी करनी नहीं, I'm just putting a reality check to you that the rupee, if other countries have recovered, don't give me an argument that this is a global phenomenon, because it is not a global phenomenon. Daily this is going down. तो वहीं राज्यसभा में शिवसेना सांसद देवड़ा ने इस बजट को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बेस्ट बजट बताते हुए कहा कि वित्त मंत्री के लिए सभी वर्गों को खुश करना लगभग असंभव है। भारत एक बहुत ही विविध देश है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की डिमांड्स बहुत अलग है, शहरी इलाकों में लोगों की बहुत सारे डिमांड्स हैं, एमएसएमईज़ के अलग डिमांड्स है, कृषि जगत में लोगों की अलग डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस है। और मैं मानता हूं कि देश के किसी भी वित्त मंत्री को सभी कंस्टिट्यूएंसीज़ को संतुष्ट रखना, उनको खुश करना बहुत ही कठिन है, एक प्रकार से असंभव है। लेकिन आई वुड लाइक टू से सर, दिस बजट genuinely in my parliamentary tenure, very rarely have I seen a budget where there's very little to add to. And इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने सभी कंस्टिट्यूएंसीज को, मिडिल क्लास से लेकर एमएसएमईज तक, सभी को उन्होंने खुश किया है इस बजट के माध्यम से। सर, एक प्रकार से मैं वित्त मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल शॉक्स, उन शॉक्स का सफलता से सामना करना, वेदर इट इज़ द कोविड पैंडेमिक, मैनेजिंग इन्फ्लेशन, ड्राइविंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक द PLI scheme, tax rationalization and capital market deepening, the finance minister has demonstrated remarkable leadership. तो इस तरह से बजट सत्र का 7वां दिन समाप्त हुआ। कल के सत्र की रिपोर्ट लेकर हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरगांव। नमस्कार।